गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम पत्र लेखन के विषय में जानेंगे कि पत्र लेखन जो है किस तरह से होता है, औपचारिक पत्र लेखन कैसे होता है और अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे होता है। अभी मैं आपको पहले बता दूं कि अभी जो है हमने लास्ट वीक अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, संज्ञा तथा सवर्ण संज्ञा के विकार। इसमें मैंने आपको संज्ञा बताया है, लिंग, वचन और कारक। ये चैप्टर हमारे यहाँ पूरे हो गए। ये आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस है और यहाँ से जो है बेटा पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन, अब हम इसकी स्टडी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है बेटा, आज हमारा चैप्टर है क्या, पत्र लेखन। सबसे पहले हम पत्र के बारे में जानेंगे कि पत्र होता क्या है। पत्र होता है बेटा जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं। पहले जो है टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट जैसे साधन नहीं थे, तो हम जो है पत्र लिखकर ही अपने विचार दूसरे को जो है देते थे और उसके विचार फिर पत्र के माध्यम से ही हमारे पास आते थे। और ये बीच में जो है पत्र लेने देने का जो कार्य होता था ये कौन करता था बेटा, पोस्टमैन करता था। चलिए, लेकिन अब जो है काफी चेंज हो चुका है। चलिए जानते हैं। दूर संचार साधनों के क्षेत्र में क्रांति सी आ गई है। टेलीफोन, इंटरनेट जैसे साधन सरलता से जन सामान्य को उपलब्ध है। जन सामान्य यानी कि सभी लोगों को उपलब्ध हो गए हैं। अतः पत्रों का प्रयोग सामान्य रूप से कम हो गया है, किंतु अब भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब भी जो है इनसे कुछ ना कुछ काम अवश्य होता है। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। हम यही सब लिखते हैं पत्रों के माध्यम में। पत्र लिखना भी अपने आप में एक कला है। क्यों? क्योंकि पत्र जो है बेटा जब हम लिखते हैं तो हम उसमें ये नहीं कि बात को बहुत लंबा चौड़ा करके लिखते हैं, छोटी सी बात को जो है लिखते हैं उसमें, और उस बात को इस तरीके से लिखते हैं कि सामने जो है जो पढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से वो बात समझ में आ जाए, हम जो कहना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं पत्रों के प्रकार। पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, जैसे मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। अब इन्हीं को ही लिखेंगे, इससे अलग भी कोई और है बेटा? नहीं है। मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? फर्स्ट होता है हमारा अनौपचारिक पत्र, यानी कि सभी व्यक्तिगत, पारिवारिक, निमंत्रण, मैत्रिक आदि पत्र, ये इससे संबंधित होते हैं। और औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र जो हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, आवेदन पत्र, विभिन्न विभागों और समाचार पत्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र, वो क्या होते हैं? औपचारिक पत्र। लेकिन हम यहाँ विस्तार से जानेंगे अब कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। चलिए, पत्र के ऊपर प्रेषक का पता तथा दिनांक बाई ओर लिखी जाती है, यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं ऊपर उसका हम पता लिखते हैं और बाई ओर दिनांक लिखते हैं। दिनांक यानी कि डेट लिखते हैं। फिर पता और दिनांक का आरंभ ऊपर से नीचे एक सीध में लिखा जाता है, यानी कि एक ही किनारे पे ऐसे लिखा जाता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे परीक्षा भवन, यहाँ पत्र का जो है ये हमें समझाने के लिए बताया गया है। अ ब सा यानी कि किसी विद्यालय का नाम है। अच्छा, य र ल नगर ये उस एरिया का नाम है, नई दिल्ली, और ये यहाँ डेट दी हुई है। अब देखिए, परीक्षा भवन में बैठकर पत्र लिखते समय ऊपर परीक्षा भवन, स्थान तथा परीक्षा वाले दिन की तिथि लिखें। जब हम अपने विद्यालय से पत्र लिखते हैं तो जिस प्रकार बताया गया है हमें वैसे ही लिखना है। संबोधन तथा अभिवादन के लिए उचित संबंध, छोटे या बड़े का ख्याल रखें, यानी कि हमें उस छोटा है तो किस तरह से बात को अपनी कहना है, बड़ा है तो किस तरीके से हमें उसको संबोधित करना है। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है बेटा उदाहरण के तौर पर, जैसे संबंध। संबंध हमारा अपना रिलेटिव से होता है, जैसे दादा, दादी, ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, बड़ा भाई आदि। माता, दादी, नानी, चाची, ये यहाँ स्त्रीलिंग दिया है, ऊपर पुल्लिंग दिया है। फिर जैसे मित्र हो गए आपके फ्रेंड, छोटे भाई बहन हो गए, पुत्र पुत्री हो गए, तो ये सब हो। अब संबोधन इनको कैसे करेंगे? जैसे बड़े हैं तो श्रद्धेय या पूजनीय, आदरणीय, है ना। और ये भी जो है इनको भी हम ऐसे लिखेंगे, आदरणीय, पूज्या या पूजनीय। तो पूजनीय तो ये स्त्रीलिंग में आ गया है। फिर बेटा अपने जो मित्र वगैरह हैं, भाई बहन है, उन्हें कैसे लिखेंगे? जो है प्रियवर, प्रिय, स्नेहमयी, आयुष्मती, चिरंजीव आदि। और अभिवादन कैसे करेंगे? सादर चरण स्पर्श, सादर चरण वंदना,
सादर नमस्कार आदि। चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर चरण प्रणाम आदि। सप्रेम अभिवादन, प्रेम, स्नेह, मधुर स्मृति आदि। ये हम अपने साथ वालों को लिखेंगे, अपने दोस्त को, अपने भाई बहनों को, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे ये अनौपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र जो है वो जो है हम अपने विद्यालय से लिख रहे हैं। अब यहाँ देखें, मैंने आपको ये वाला पत्र बताया है, ये अनौपचारिक पत्र है। आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अनौपचारिक पत्र। अपने मित्र को परीक्षा में असफल होने पर धैर्य बंधाते हुए सांत्वना पत्र, यानी आपका मित्र जो है वो परीक्षा में फेल हो गया है, तो आपको उसको जो है सांत्वना देनी है। तो कैसे देंगे? आपको उसको पत्र लिखना है। तो यहाँ जो है आप जहाँ भी अपने मित्र का या जहाँ से भी आप पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ का एड्रेस लिखना है पहले। क्लियर? मित्र का एड्रेस लिखना है, यानी जहाँ आप उसको भेज रहे हैं। फिर यहाँ मित्र का नाम लिखेंगे। फिर मधुर स्मृति। फिर है, आज बाजार में तुम्हारी दीदी मिली तो पता चला कि गणित की परीक्षा में तुम असफल हो गए हो, इसलिए बहुत दुखी हो। मित्र, तुम तो हमेशा मुझे हर बात में समझाते हो, मतलब अपने मित्र को समझाते हुए लिख रहा है। कभी कभी दोस्त कुछ भी हो जाता है। असफलता वास्तव में सफलता की सीढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। एक दिन यह बात तुमने मुझसे कही थी, अब तुम कैसे भूल गए? यहाँ ऊपर मैंने गई लिखा है, जो गर्ल्स हैं वो गई लिखेंगी। अभी तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता थी, इसलिए इस असफलता से तुम्हें सीख लेनी है कि यानी कि एक बार यदि हम हार गए तो हमें निराश होकर नहीं बैठना है। दुखी होकर बैठने का कोई लाभ नहीं। उठो और मेहनत करो, दिल से मेहनत करो। हमारा हृदय हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला तत्व है, ये हम सब जानते हैं बेटा। अच्छा, उसकी सुनो और पुनः अपने कार्य में लग जाओ। यानी कि एक बार यदि असफल हो गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा से उठो, जागो और मेहनत में लग जाओ, तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो मामा जी अभी अस्वस्थ हैं, मैं यहाँ से 3-4 दिन में लौट आऊंगा या आऊंगी, आकर तुमसे मिलूंगा या मिलूंगी, शेष फिर, यानी कि और बातें बाद में होगी। अब यहाँ तुम्हारा मित्र, तो यहाँ लड़कियां लिखेंगी तुम्हारी मित्र। फिर यहाँ ये कै खे गए लिखा है, मैंने पहले बताया, तो बेटा यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। क्लियर हो गया ये चैप्टर, है ना। अब हम चलते हैं दूसरे लेटर पर। दूसरा लेटर है बेटा हमारा, ये हमारा नंबर 2 वाला है। अब ये हमारा लेटर हो गया है बेटा, कौन सा लेटर है ये हमारा? औपचारिक पत्र का प्रारूप, यानी कि ये नंबर 2, ये औपचारिक पत्र है हमारा। तो इसको ऊपर लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे। अब देखिए, ये घर पर जरूरी काम होने पर अवकाश लेने हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर को जो है आपको पत्र लिखना है। जैसे यहाँ प्रधानाचार्य महोदय, मैंने पहले बताया कि जिसको पत्र लिखते हैं उसका एड्रेस ऊपर लिखते हैं। फिर यहाँ ये ए विद्यालय नोएडा हम ये नहीं लिखेंगे, और ये डेट भी हम यहाँ से चेंज करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे हम अपने स्कूल का नाम, पहले ऊपर लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, SDA मिशन स्कूल, मेरठ रोड, हापुड़, और जिस डेट में भी आप पत्र लिखेंगे यहाँ पर वो डेट हमें लिखनी है। फिर विषय हमारा क्या होना चाहिए? ऐसे ही लिखेंगे विषय, आवश्यक कार्य हेतु अवकाश लेने के लिए पत्र। ऐसे ही जैसे यहाँ लाइन छोड़ के लिखा हुआ बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। फिर माननीय, निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 7वीं C, ये सेक्शन है, कि छात्रा या छात्र हूँ। तो मैंने यहाँ पहले लिख दिया है, जो गर्ल्स हैं वो छात्रा लिखेंगी और जो छात्र हैं वो छात्र लिखेंगे, यानी कि जो बॉयज हैं। मेरे पिताजी किसी कारणवश कोलकाता गए हैं, ये कहीं भी गए हैं, जरूरी नहीं है कोलकाता ही लिखेंगे, आप कहीं भी लिख सकते हैं। घर में कुछ आवश्यक कार्य है जिसे करवाने के लिए अन्य कोई नहीं है, अतः मुझे घर में रहना पड़ेगा। क्लियर हो गई है हमारी बात। अब कृपया आप मुझे, मतलब जिस डेट की छुट्टी लेनी है यहाँ वो डेट डालेंगे, आप को 1 दिन का अवकाश प्रदान करिए। यदि आप 2 दिन का लेना चाहते हैं, 3 दिन का लेना चाहते हैं, तो बेटा आप यहाँ जैसे 26 से यदि आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए, तो आप जो है 26 से, अब 3 दिन 26, 27 और 28, तो 28 तक का डालेंगे बेटा, ठीक है। यदि आप 3 दिन की छुट्टी ले रहे, और फिर यहाँ 3 दिन लिखेंगे, का अवकाश देने का कष्ट करें, धन्यवाद सहित।
आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, ये लड़कियों के लिए है। आपका आज्ञाकारी शिष्य ये बॉयज के लिए है। फिर बेटा का खा गा, यहाँ अपना नाम लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको। 7वीं सी और अपनी जो है अपना सेक्शन लिखना है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन जो है अनुच्छेद लेखन, पहले हम इसको देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन में हमें क्या लिखना है। जैसे अनुच्छेद लेखन गद्य की लघुतम विधा है, यानी कि जो हमारी गद्य बुक होती है तो उसकी तरह ही लिखने का एक छोटा रूप होता है। इसमें किसी विचार, वाक्य, सूक्ति या दृश्य आदि को कम से कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना होता है। यानी कि जो भी हमें कुछ बात कहनी है तो वो जो है हमारी कम शब्दों में होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब अनुच्छेद लेखन निम्नलिखित लिखने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? जैसे चुने गए विषय को अपने मानस पटल पर उतार लेना चाहिए, यानी कि आप जो विषय लिखना चाहते हैं वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। विषय को स्पष्ट करने के लिए वाक्य क्रम से सोच लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई वाक्य आपने कहीं लिख दिया, कोई कहीं लिख दिया, तो बात आपकी जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हुए हो, यानी कि उस जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। उदाहरण, प्रयोग, संदर्भ रूप में करना चाहिए, उसके विस्तार से बचना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से बार बार अनुच्छेद लिखकर अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास ही रचना कौशल में परंपरागत बनाता है, यानी कि हमें और अच्छा बनाता है जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इस बात पर अमल करते हुए नियमित लेखन का अभ्यास करना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट हमारा क्या है बेटा? सच्चा मित्र। यहाँ दिया हुआ है कि जो है 80 यानी कि 80 या 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ देख लेते हैं बेटा, ये संकेत बिंदु दिए गए हैं, यानी कि ये टॉपिक है हमारी, तो ये सब बातें हमारी इससे संबंधित आनी चाहिए। जैसे दुख सुख का साथी सच्चा मित्र, मित्र हमारे लिए प्रेरक, मित्र एक शक्तिवर्धक औषधि, सच्चा मित्र प्रगति कारक। अब हम देखते हैं इन शब्दों का यूज कैसे कैसे हुआ है। जैसे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, सुख के समय सभी हमारे साथी होते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय हमारा साथ नहीं छोड़ता। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है, वह हमें विपत्ति से बाहर निकालने में प्रेरणा बनकर हमारा क्या साथ देता है। वह हमारी छाया के समान सदैव हमारे साथ रहता है। सच्चा मित्र हमारे सहायक और मार्गदर्शक का काम करता है, यानी कि जो सच्चा मित्र होता है वो छाया बनकर सदैव हमारे साथ रहता है, हमारी हर अच्छे बुरे उसमें हमारी रक्षा करता है। जब हम निराश या हताश होते हैं तो वह ज्योति पुंज यानी कि ज्योति यानी कि रोशनी की किरण बनकर हमें सही मार्ग दिखाता है। वह हमें पथ भ्रष्ट होने से बचाता है। पथ भ्रष्ट का मतलब है बेटा यदि हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं तो वह हमें वहां से बचाता है। मुश्किल समय में हिम्मत बांधकर वह हमें सफलता की ओर ले जाता है। वह हमें सदैव प्रगति की ओर प्रेरित करता है, यानी कि अच्छे काम के लिए और हमारी जिससे तरक्की हो उसके लिए हमें प्रेरित करता रहता है। और शक्तिवर्धक औषधि के समान हमारे जीवन को नित्य ही पुष्ट और दुरुस्त करता है, यानी कि हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है कि कैसे हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए अपने जीवन में क्या क्या बातों को उतारना चाहिए, तो इन सब बातों को भी हमारा दोस्त हमें बताता है। वास्तव में सच्चा मित्र इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वरदान है। ये बात बिल्कुल सही बात है। और सच्चा मित्र बेटा वही होता है, यदि कोई हमारे दोस्त हमारे पीठ पीछे भी हमारी बुराई करता है तो हमारा मित्र उस बात को वहीं पर ही जो है जवाब देकर क्या करता है, यह साबित करता है कि देखो मेरा मित्र गलत नहीं है ना। क्लियर? अब बेटा सेकंड वाला है हमारा, 2 करने हैं हमें, ठीक है। संघर्ष ही जीवन है। अब इसमें देखते हैं संघर्ष और जीवन। कर्म संघर्ष का आधार है, संघर्ष से जीवन में आनंद की उपलब्धि। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इनके बारे में क्या बताया गया है। संघर्ष होता है बेटा मेहनत करना। संघर्ष शब्द सम उपसर्ग के साथ घर्ष धातु जोड़कर बना है, यानी कि संघर्ष, जिसका अर्थ है समान घर्षण, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कर्म विमुख न होकर
कर्म विमुख न होकर, यानी कि अपने मेहनत से जो है हमें मोड़ नहीं मोड़ना चाहिए, न होकर शक्ति के साथ लगातार प्रयत्न करना। जीवन में हम सभी सफलता चाहते हैं और सफलता प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं, परिणाम स्वरूप कभी इच्छित सफलता प्राप्त करते हैं तो कभी अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती। यानी अभिष्ट का मतलब जो हम चाहते हैं, कभी कभी हमें वो चीजें मेहनत करने पर भी नहीं मिल पाती हैं। प्रयत्न करने पर भी अभिलक्षित परिणाम न आने पूर्व उत्साह व जोश से कार्य करते रहना ही जीवन में संघर्ष है। वास्तव में यही संघर्ष जीवन को क्या जीवांत बनाता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमें जीने के तरीके भी आ जाते हैं। संघर्ष का आधार हमारा चयनित कर्म है, यानी कि जो हम काम करना पसंद करते हैं। कर्म की सफलता ही जीवन में अपूर्व आनंद भर देती है। ये नहीं है कि यदि हमें काम करना है तो हम गलत काम ही करने लगे, नहीं, गलत काम करने से जो है हम कैसे हो जाते हैं बेटा, हमारा जीवन बिल्कुल गड्ढे में चला जाता है और जो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं वो भी हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। संघर्ष, वास्तव में संघर्ष में ही जीवन का आनंद है। संघर्ष करते हुए मनुष्य जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव को देखते हुए हर प्रकार के सुख व उपलब्धियां प्राप्त करता है। उतार चढ़ाव से मतलब है बेटा, जब हम संघर्ष करेंगे तो बेटा कई बार हमें असफलता भी मिलती है तो सफलता भी मिलती है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। तो और जो है हम उस असफलता से कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो सीख करके हम आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा। ये हमारा बस ये वाला अनुच्छेद है और जो मैंने फर्स्ट वाला अनुच्छेद आपको कराया है वो आपको करना है बेटा, है ना। और ये आपका आज हिंदी रीडर का जो है हिंदी ग्रामर का जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। और बेटा आप इसको अपनी नोटबुक में अपने वर्क को पूरा कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।